एक बूंद चोट जब भी लगती है तभी हंस देता हूं। देखने वालों की आंखें उस हालत में देखती हैं पर आंसू नहीं आते। क्या कमाल की पंक्तियां हैं। ये शब्द हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो अपने गहरे से गहरे दर्द को भी एक हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपाने का हुनर जानता था। और ये शब्द हैं हिंदी साहित्य के महान कवि त्रिलोचन शास्त्री के। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी असाधारण व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की गहराइयों में उतरने वाले हैं। त्रिलोचन शास्त्री, शास्त्रीय और सामान्य के बीच का सेतु। सच कहूं तो ये शीर्षक उनके पूरे जीवन का एकदम सटीक सार है। उन्होंने शास्त्रीय कला के कड़े अनुशासन को हमारे ग्रामीण भारत की एकदम कच्ची और जमीनी हकीकत के साथ इतनी खूबसूरती से मिलाया कि पढ़ने वाला बस दंग रह जाए। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन अहम पहलुओं पर बात करेंगे वो हैं प्रगतिशील कविता के स्तंभ के रूप में उनकी जगह, उनका ग्रामीण माटी से गहरा जुड़ाव, कैसे वो आम जन की आवाज़ बने, हिंदी सोनेट के उस्ताद के तौर पर उनकी पहचान, और आखिर में उनकी छोड़ी गई एक ऐसी साहित्यिक विरासत जो हमेशा अमर रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रगतिशील कविता के स्तंभ। अगर हम 20वीं सदी के मध्य के आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रगतिशील और प्रयोगवादी दौर के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, और इनके साथ जो तीसरा सबसे बड़ा नाम पूरे सम्मान से लिया जाता है वो है त्रिलोचन शास्त्री। 1917 में वासुदेव सिंह के नाम से जन्मे त्रिलोचन जी ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक ऐसी खास जगह बनाई जिसके बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, ग्रामीण माटी से उनका वो गहरा जुड़ाव। उनके जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखिए। एक तरफ उनकी शिक्षा पर नजर डालें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि, मतलब एकदम उच्च और औपचारिक शिक्षा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कविताओं के विषय क्या थे? अशिक्षित ग्रामीण मजदूर, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग और नगई मेहरा या चंपा जैसे बिल्कुल रोजमर्रा के आम पात्र। उन्होंने किसी राजा महाराजा या महलों की कहानी नहीं चुनी, बल्कि समाज के सबसे गरीब और शोषित वर्ग को अपनी कलम की ताकत दी। और हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, उनकी कविताओं में कोई आहा ग्राम्य जीवन वाली काल्पनिक या रोमांटिक तस्वीर नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। उन्होंने लोक की एक बिना पॉलिश की हुई एकदम कच्ची और कठोर हकीकत को सामने रखा। गांव की गरीबी, भूख और रोजमर्रा के कड़े संघर्ष, इन सब को बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल वैसा ही पेश किया जैसा वो असलियत में था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वो कैसे आम जन की असल आवाज बने। त्रिलोचन जी की इस अनूठी आवाज के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े साहित्यिक दिग्गजों की प्रेरणा रही। अपनी भाषा और अवधि जड़ों की गहराई के लिए उन्होंने सीधे तुलसीदास जी से प्रेरणा ली। जीवन के संघर्षों को बिना किसी पर्दे या डर के दिखाने का जो बेखौफ साहस था, वो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से सीखा। और आम इंसान की रोजमर्रा की भाषा में कोई बहुत गहरी बात कहे जाने का हुनर, वो उन्होंने मिर्जा गालिब से अपनाया। सोचिए, इन तीनों के प्रभाव ने मिलकर एक ऐसी शैली को जन्म दिया जो सीधे आम लोगों के दिलों में उतर जाती थी। और मजे की बात देखिए, उनका ये भाषाई जादू सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। आज भी बड़े बड़े अकादमिक संस्थानों में उनके लोक भाषा के इस्तेमाल और उनकी भाषाई प्रतिभा पर बहुत गहरा शोध किया जा रहा है। उनकी कविताओं को पढ़कर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई लोक शब्द ऊपर से जबरदस्ती चिपका दिया गया हो, बल्कि वो शब्द जीवन के मूल संदर्भों के साथ एकदम घुले मिले होते हैं, जैसे वो उसी मिट्टी से उपजे हों। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती का उदाहरण लेते हैं। इसमें चंपा नाम की एक अनपढ़ ग्रामीण लड़की है जो कलकत्ता शहर को लेकर कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब ये सिर्फ एक आम वाक्य या कोई साधारण बद्दुआ नहीं है। ये असल में ग्रामीण प्रवास की वजह से टूटते परिवारों का दर्द है, शहर जाने वाले पुरुषों को हमेशा के लिए खो देने का एक गहरा डर है। ये है लोकमन की वो असली पीड़ा जिसे उन्होंने बड़ी ही बारीकी से कागज पर उतारा। अब पहुंचते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, हिंदी सोनेट के उस्ताद। हम सब जानते हैं कि सोनेट मूल रूप से अंग्रेजी और पश्चिमी साहित्य का एक 14 पंक्तियों वाला काव्य रूप है ना? लेकिन त्रिलोचन जी ने क्या किया? उन्होंने इस विदेशी ढांचे का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। इसे हिंदी में चतुष्पदी का नाम दिया गया। उन्होंने इसके लिए हमारे पारंपरिक भारतीय रोला छंद का इस्तेमाल किया और सबसे बड़ी बात, इसे आम बोलचाल की भाषा में ढाल दिया ताकि हिंदी पाठकों को यह बिल्कुल अपना और सहज लगे। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 550।
जी हां, लगभग 550 हिंदी सॉनेट्स की रचना। ये कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। ये एक इतना विशाल आंकड़ा है जो हमें स्पेंसर और शेक्सपियर जैसे पश्चिमी साहित्य के महान दिग्गजों की याद दिलाता है। इतने कड़े अनुशासन वाले काव्य रूप में लगातार इतने सारे प्रयोग करना और उसमें भी अपना देसी लोक रंग भर देना, ये सच में उनकी एक असाधारण प्रतिभा को साबित करता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उनकी एक ऐसी साहित्यिक विरासत जो कभी मिट नहीं सकती। अगर हम उनके इस लंबे और बेहद समृद्ध सफर के अहम पड़ावों पर नजर डालें, तो 1945 में उनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था धरती। फिर 1980 में उनका बहुत ही चर्चित संग्रह ताप के ताए हुए दिन आया, जिसके लिए उन्हें 1982 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद 1989-90 में हिंदी अकादमी ने उन्हें शलाका सम्मान दिया। कुल मिलाकर उनके 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जो आज भी हिंदी साहित्य के लिए किसी बहुमूल्य खजाने से कम नहीं हैं। लेकिन इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों के पीछे उनके जीवन के मूल में एक बहुत ही अटल विचारधारा काम कर रही थी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी तरह के बदलाव की असली क्रांतिकारी भूमिका हमेशा आम जनता ही निभाएगी। उन्होंने जीवन भर वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा को अपने ही अनूठे तरीके से जिया। उन्होंने बड़े बड़े नारों के बजाय उन संघर्षशील मजदूरों और किसानों के असली जीवन को अपनी कविताओं का हिस्सा बनाया। 2007 में अपने निधन तक वो इसी सादगी और गहरी लोक चेतना के साथ अपना जीवन जीते रहे। तो ये एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कठोर शास्त्रीय कला के रूपों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कच्चे संघर्षों के बीच की खाई को पाटने से हम साहित्य के भविष्य को एक बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं? त्रिलोचन शास्त्री जी ने तो ऐसा करके दिखाया और एक बिल्कुल नया रास्ता भी खोला। ये वाकई में गहराई से सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।